इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं आज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिकॉज इस थ्योरी के ज़रिए आप बता पाएंगे कि किस मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा। जैसे कि CO2, अगर मैं आपसे बोलूँ CO2, NH3, H2O, इन सब का शेप बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? शायद नहीं बता पाएंगे अगर आपको वेस्पर थ्योरी की नॉलेज नहीं है। तो वेस्पर थ्योरी इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप मॉलिक्यूल्स का शेप बता पाएँ। ओके, तो लुईस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लुईस जो कॉन्सेप्ट है, जो लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए, उन कॉन्सेप्ट्स के जरिए हम ये नहीं बता सकते कि किस मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा। तो इसी की वजह से एक थ्योरी नई एग्जिस्टेंस में आई, नई थ्योरी आई स्टडीज़ में, जिसमें इसको कहा गया कि इसको वेस्पर थ्योरी हम नाम देंगे। तो ये थ्योरी प्रोवाइड करती है सिंपल प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट, यानी कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स की, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप हम बता सकते हैं, किस तरीके की शेप होगी। सिडविक एंड पॉल इन 1940 प्रपोज अ सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स। ये देखिए, सिडविक एंड पॉल आए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स और वैलेंस शेल ऑफ एटम्स, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, तो वहाँ से एक नया शेप जन्म लेगा। इसी को इन्होंने आगे चल के वेस्पर थ्योरी के नाम से पुकारा, नाम से वेस्पर थ्योरी के नाम से इसको नामकरण किया। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि आपको सिंपल से समझना है। मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा और शॉर्ट रखूँगा क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, बस मैं पूरे केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं मिली है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। एक बच्चे का कमेंट आया था जिसमें मैंने क्या किया था कि चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल तरीके से, और वो बच्चा कह रहा है कि कुछ भी डिटेल में आप नहीं बताए हैं, ऐसे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, छूटेगा कुछ भी नहीं। मैं जिन चीज़ों के ऊपर डिटेल में वीडियो ज़रूरत है, मैं उन पर डिटेल्ड वीडियो दोबारा लाऊंगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने पार्ट लाना पड़ेगा मुझे, मैं लाऊंगा ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें मैं समझा सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे वेस्पर थ्योरी के, वो कुछ इस प्रकार हैं। Shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pairs, bonded or non-bonded, around the central atom. जो shape of molecule है डिपेंड करेगी कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, तो किस बात पे? बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड एटम्स दोनों पे। ठीक है, यानी कि एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड, जैसे कि H2O के अंदर सेंट्रल एटम क्या है? O के पास कितने लोन पेयर हैं? आप देखेंगे तो 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर है। ठीक, आप मॉलिक्यूल देखेंगे, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वेस्पर थ्योरी, या एक बड़ा सा वीडियो है, आप देखने जाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, कैसे शेप बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर। तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव रिपेल करता है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये सब मेन पॉइंट्स हैं वेस्पर थ्योरी के, ध्यान से देखिएगा। दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनको इस तरीके से स्पेस में रखा जाता है ताकि इनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो सके, क्योंकि अगर लगातार रिपल्शन होता रहेगा, धक्का मुक्की होती रहेगी, तो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई रहेगी। ठीक है, और एनर्जी ज़्यादा हाई रहेगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रखना होगा हमें, ताकि इस पोजीशन पे रखना होगा इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन हो, ज़्यादा एनर्जी ना हो बॉन्डिंग होने के बाद। ठीक है, ताकि वो मॉलिक्यूल जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में हम उसे देख सकें। दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच अगर 2 लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस अच्छी खासी रहेगी तो अच्छा रहेगा, वरना पास होंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फेयर with the electron pairs localizing on the spherical surface। वैलेंस शेल को हम एक स्फेयर की तरह मानते हैं, स्फेयर की तरह, with the electron pairs localizing on the spherical surface, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसकी सरफेस पे इधर से उधर जा रहे हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अनदर।
एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ पे और दोनों अपोजिट स्पिन के हैं। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। एक जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है। एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। ठीक, बहुत सिंपल है। व्हेन 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, द वेसिपर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। जो वेसिपर मॉडल होगा वो इनमें से किसी स्ट्रक्चर पे भी एप्लीकेबल होगा, किसी भी स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, रिपल्सिव इंटरेक्शन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो देखिए जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगा। किस ऑर्डर में देखेंगे आप लोग, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। अगर 2 लोन पेयर हैं पास पास तो उनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद रिपल्शन की बारी आती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कहीं अगर लोन पेयर है और उसी के पास बॉन्ड पेयर है तो वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा। या फिर लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड के बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा, यानी कि 2 बॉन्ड एक दूसरे को बहुत ही कम धक्का मारेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा धक्का कौन मारेगा, सिंपल आप समझ सकते हैं, रिपल्शन मतलब धक्का मार रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फोर्स के साथ धक्का मारेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, लोन पेयर में। फिर एक लोन पेयर दूसरे बॉन्ड को तेज़ी से धक्का मारेगा और सबसे कम तेज़ी से धक्का कौन मारेगा, बॉन्ड पेयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफाइंड वेसिपर मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन लोगों ने लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में कुछ डिफरेंस बताए थे। वाइल द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम, ईच बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम। लोन पेयर जो होता है वो लोकलाइज्ड होगा लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे ही लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड होगा, वहाँ पे ही रहेगा। जबकि बॉन्ड पेयर जो होता है, बॉन्डेड पेयर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है। एज अ रिजल्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह घेरेंगे, जबकि बॉन्ड जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरेंगे। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर। तो जो इसी वजह से मैं आपको बताऊँ लोन पेयर्स के अंदर ग्रेटर रिपल्शन होता है हमारा। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दीज रिपल्शन इफेक्ट रिजल्ट्स इन डेविएशंस फ्रॉम द आइडियलाइज्ड शेप्स एंड ऑल्टरेशंस इन द बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल। और इसी रिपल्शन की वजह से जो होता है, जो नॉर्मल शेप होता है उससे हट करके थोड़ा सा अलग शेप बन जाता है। और आइडियल जो शेप होना चाहिए वो नहीं होता है और थोड़ा सा बदल जाता है, ऑल्ट्रेशन हो जाता है, बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वो चेंजेस कैसे हैं अभी आप देखेंगे। फॉर प्रोडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेसिपर थ्योरी इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड द मॉलिक्यूल इन 2 कैटेगरीज। मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। अच्छा, वेस्पर थ्योरी ने मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले वो जिनके अंदर लोन पेयर है, जिनके अंदर लोन पेयर नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर लोन पेयर नहीं है, और दूसरे वो जिनके अंदर लोन पेयर है। ठीक है, अब देखेंगे आप एक चार्ट के जरिए आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2। देखिए ये एटम है, अरेंजमेंट कैसा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब 2, एक पेयर में 2 होते हैं, तो 2 पेयर में 4 हो गए, तो 1 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, ये देखो 180 डिग्री पे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप देखेंगे तो BAB इस तरीके से बनेगा, कुछ लीनियर टाइप का मॉलिक्यूल होगा। ये चार्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देखेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इस ट्रायगोनल प्लेनर तरीके से अरेंज करेंगे, शेप बनेगा ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पे टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल भी आपको याद रखना होगा और शेप भी आपको याद रखना होगा, राइट। दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, ठीक। और इसी तरह अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो
ट्रायगोनल बाइपिरामिडल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो यानी कि 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अरेंज करेंगे ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप देख लेते हैं, बता देते हैं, तो आप उससे शेप बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूल का शेप, बॉन्डिंग पेयर्स, लोन पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, शेप और एग्जांपल्स, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि AB1E, ठीक है, E का मतलब है लोन पेयर, B का मतलब है आप टर्मिनल एटम, और A का मतलब है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ऐसा अगर फॉर्मूला है हमारे पास, बॉन्ड पेयर्स 2 हैं, लोन पेयर्स 1 हैं, एक लोन पेयर ये देखे रखा है। अरेंजमेंट कैसा होगा, A बीच में, B इधर और लोन पेयर ऊपर की तरफ। ये सबसे सटीक अरेंजमेंट है। कैसे? क्योंकि ये लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स पे दोनों साइड से धक्का लगा रहा है, इस वजह से ये बॉन्ड सीधा ना होकर के झुक गया नीचे, बेंट स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं बेंट, ठीक, जो कि वाटर मॉलिक्यूल में अब देखा गया है, SO2 में भी देखा गया है, वाटर मॉलिक्यूल में देखा गया, O3 में भी देखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला अगर ये होता है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, और इसी तरीके से ये पूरा चार्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट में कोई बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इस चार्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उस वीडियो के अंदर, और ये चार्ट अगर आप एक बार समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट में देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AB5E, 5 बॉन्डिंग पेयर्स, यहाँ पे देखिए 4 बॉन्डिंग पेयर्स, 5 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल हमारी ज्योमेट्री होती है, शेप। और अगर 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है XeF4 में, ठीक। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स से अवगत कराने वाला हूँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊँगा जिनका कुछ शेप और स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला है SO2। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए यहाँ पे SO और O, सल्फर के साथ ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में होता है और एक लोन पेयर ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पाई है ऊपर और एक सिग्मा है, ठीक है। पाई जो होता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, राइट। आप 11th में तो आपको इतना पता ही होगा, ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ाया भी है। और आप ओवरलैपिंग वाला वीडियो जाके देखिए, जो 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें ओवरलैपिंग, फजांस रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर सब मैंने बताया, ठीक है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। बेंट है ये स्ट्रक्चर, देखिए H2O और SO2 दोनों का स्ट्रक्चर बेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में के पास भी लोन पेयर्स होते हैं और सल्फर के पास भी लोन पेयर्स होते हैं। फिलहाल हम लोग सेंट्रल एटम यानी कि सल्फर के लोन पेयर्स को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है, ठीक है। इट इज़ फाउंड टू बी बेंट और वी शेप्ड, इसको वी शेप बोला गया है, ठीक है, और बेंट बोल सकते हैं। द रीजन बीइंग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का मतलब है कि ये लोन पेयर इस पे और ये लोन पेयर इस पे भी रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से सीधा ना होकर के ये टेढ़ा हो गया, बेंट हो गया है, राइट। मोर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर कम होता है, ठीक है। तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बनने के बजाय ये 119 डिग्री पर ही रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर जो है अमोनिया का है, NH3, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये 3 अलग अलग लाइंस में होते हैं। देखिए आपने पंखे का शेप देखा होगा, तो पंखे की शेप की ही तरह ये होता है, एकदम सीधी लाइन में हाइड्रोजन NH एंड, तो यहाँ पे आप देखें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि NH बॉन्ड और NH बॉन्ड और ये NH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है और पंखे की शेप का होता है। अब आप सोचिए पंखे पे जो ऊपर होता है एकदम, पंखे के एकदम सेंटर पे जस्ट थोड़ा टॉप पे एक लोन पेयर रखा हुआ है, तो तीनों जो है पंखे की पंखुड़ी जो है झुक जाएंगी, यानी कि बॉन्ड पेयर जो है वो झुक जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रायगोनल पिरामिडल शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये बॉन्ड सब झुके हुए हैं बिकॉज ये लोन पेयर इस पे और इस पे रिपल्शन लगा रहा है, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं लोन पेयर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल भी बेंट है और ये ज़्यादा ही बेंट है कुछ, क्यों? क्योंकि ये 2 लोन पेयर्स होते हैं, वाटर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर्स हैं। ये जो खरगोश के कान जैसे लग रहे हैं ये हमारे क्या हैं, 2 लोन पेयर हैं। द शेप इज डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड होती है, टेट्राहेड्रल और एंगुलर, टेट्राहेड्रल भी होती है, एंगुलर भी होती है, डिस्टॉर्टेड होती है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ही बहुत ज़्यादा है,
उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ठीक। इस वजह से बॉन्ड एंगल बहुत हद तक कम होकर 104.5 डिग्री रह गया है, ठीक है। अमोनियम कितना बॉन्ड एंगल था, 107 डिग्री, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेंट स्ट्रक्चर वाटर का भी होता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे SF4 का, SF4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। SF4 में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बाकी एक फ्लोरीन नीचे एक ऊपर, और ऊपर एक लोन पेयर रखा हुआ है, जिस वजह से एक सी सॉ टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सी सॉ टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे वही कहानी है। लोन पेयर इज प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन, सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट 90 डिग्री, ठीक है। ये थ्योरी आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, बहुत आसानी लिखी हुई है। शेप इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन बनता है ये, और ये सेकंड की बात कर रहा है, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। और जो पहला वाला है, और इसको क्या बोलते हैं, पहला वाला सी सॉ टाइप का है, और यहाँ पे ये सेकंड वाला है, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। टेट्राहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रॉन, ओके। तो नाउ अब हम लोग देखेंगे ClF3। ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोन पेयर और एक फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर्स आर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री ये लोन पेयर सेम प्लेन पे हैं, और एक प्लेन के ऊपर फ्लोरीन, एक प्लेन के नीचे फ्लोरीन, सो देयर आर लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, राइट। तो ये हम देखेंगे, और इसी तरीके से ClF3 के आप 3 तरीके से अरेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे सही अरेंजमेंट जो है मैं आपको बताऊं, वो लोन पेयर्स एट द इक्वेटोरियल पोजीशन 120, सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को इस तरीके से रखना है ताकि रिपल्शन कम हो सके। आगे देखिए क्या लिखा है, एज कम्पेयर टू द अदर्स लोन पेयर आर एट द एक्सियल पोजीशन, सो द स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ठीक। तो जब लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे होता है, यानी कि 3 फ्लोरीन प्लेन पे हैं, और प्लेन के ऊपर एक लोन पेयर, प्लेन के नीचे एक लोन पेयर, तो एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि ClF3 अगर आप बनाने जाएंगे तो ClF3 इस तरीके से बनाना बहुत सही रहेगा, ताकि स्ट्रक्चर में जो है हमारा स्टेबिलिटी हम ला सकें, राइट। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लाने के लिए मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ClF3 का क्या बनेगा, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर ClF3 का, ठीक है। ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ओके। तो क्या लिखा हुआ है, वेस्पर थ्योरी इज एबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स स्पेशली द कंपाउंड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्यूरेटली, राइट। तो वेस्पर थ्योरी इतना सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है। तो वेस्पर थ्योरी बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूजिंग द वेस्पर थ्योरी मॉडल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। XeF2 और ClO3 माइनस का ज्योमेट्री आपको बताना है, प्रेडिक्ट करना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए XeF2 क्या हो जाएगा, XeF2 के पास Xe के पास 8 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 से तो बॉन्ड बना लेगा, ये F, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे। लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू हैव मिनिमम रिपल्शन दैट इज लीनियर, ठीक है। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया गया है। अब लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखना या एक्सियल पे रखना है, ये हम लोग एक रूल है, जैसे कि बेंट रूल हो गया, ठीक है। बेंट रूल में हम लोग पढ़ेंगे, और ड्रैगो रूल में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बेंट रूल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, उस पर एक नया वीडियो नेक्स्ट आएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बेंट रूल बताया है, कैसे हम लोग जानेंगे कि लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पे रखना है या एक्सियल पे रखना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जनरली आप ये समझिए कि लोन पेयर वहाँ रहता है जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो और अच्छा स्ट्रक्चर बने। अब अगर मिनिमम रिपल्शन होगा तो स्ट्रक्चर तो वैसे भी स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो वही हमें चाहिए। इस केस में XeF2 केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रखने पे हमें स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, जबकि ClO3 माइनस में हमें लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रखने पे इक्वेटोरियल मतलब अच्छा स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, जबकि XeF2 की ज्योमेट्री एकदम लीनियर है, ठीक। ये दोनों इसको इधर से धक्का लगा रहे हैं, इधर से धक्का लगा रहे हैं, और ये इसको इधर से इधर धक्का लगा रहे हैं, इस वजह से एकदम सीधा पूरा खड़ा है ये, ठीक है। XeF2 इसी वजह से लीनियर है, ठीक। दूसरा देखते हैं, डिस्कस द बॉन्ड एंगल इन द कार्बोनिल हैलाइड्स। कार्बोनिल हैलाइड्स के अंदर आपको बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है। बॉन्ड एंगल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल के ऊपर मैं तब क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं उस पर और सारे कॉन्सेप्ट ले आऊँगा। बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल
पी कैरेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ें हैं। बॉन्ड एंगल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर 4-5 वीडियो में लाऊंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. Don't forget to download our notes in the description and don't forget to join our community. Thank you very much.